हेलो एवरीवन, मनीष सर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 12वीं क्लास की शुरुआत है आप सबकी और फर्स्ट चैप्टर है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल पार्टनरशिप। पहले मैं बता देता हूं कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर जो भी हमने की है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये एक संदेह रहता है कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमने बहुत सारी चीजें मिस की हैं, पता नहीं हमारी उतनी अच्छी प्रिपरेशन थी या नहीं थी। आपको इस बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके माइंड के अंदर ये संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आपकी तैयारी नहीं भी है तो पार्टनरशिप से हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर। और इसका जो बैकग्राउंड है ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल पार्टनरशिप से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और ये मान के चलो कि जैसे एक बिल्डिंग जब बनती है तो बिल्डिंग की जो फाउंडेशन होती है उसकी नींव होती है। जब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जब आपने देखी है बड़े बड़े शहरों के अंदर, तो उसका जो बेस होता है वो क्या होता है? वो बेस जो होता है उसकी फाउंडेशन होती है, उसकी नींव होती है। ऐसी जो पूरी की पूरी पार्टनरशिप की जो फाउंडेशन है वो ये चैप्टर है, जिसके अंदर मोटा मोटा हमें मेन हमारा सब कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि फंडामेंटल पार्टनरशिप के अंदर एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या है, पार्टनरशिप होती क्या है। 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पार्टनरशिप जो है वो एसोसिएशन है, वो किस तरीके से है उसका थोड़ा ब्रीफली हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है। हम इसी से आज शुरुआत करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि पार्टनरशिप जो है टोटल मिला के उसकी जो वेटेज है पार्टनरशिप की, टोटल जो वेटेज है पार्टनरशिप की वो 36 मार्क्स की है, टोटल पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का ये फर्स्ट चैप्टर है और जो पार्टनरशिप टोटल जो है वो 36 मार्कर की है। फंडामेंटल का जो वेटेज है, फंडामेंटल पार्टनरशिप का वेटेज है वो 6 to 8 मार्क्स के अंदर बोर्ड के अंदर यहाँ से ये चैप्टर का सिलेक्शन होता है 6 to 8 मार्कर के अंदर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ वेटेज जो है वो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपके आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल पार्टनरशिप सेकंड चैप्टर है आपका गुडविल, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डीके गोयल की बुक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। टीएस ग्रेवाल के अंदर गुडविल और चेंज इन पीएसआर सेपरेट टॉपिक्स हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, एंड लास्ट टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इन सभी टॉपिक को करने के लिए ये टॉपिक हमें करना पड़ेगा, इससे हमें निकलना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ऑलरेडी हम 11th स्टैंडर्ड के अंदर बिजनेस स्टडी के अंदर हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा है। तो पार्टनरशिप एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। इट्स लाइक जैसे सोल ट्रेडर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोल ट्रेडर था, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस था, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, कंपनीज थी। तो पार्टनरशिप का थ्योरी हमने पढ़ा था। तो आज हम वहीं से शुरू कर रहे हैं कि क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें देखनी है शुरू के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा थ्योरी हमें इसमें थोड़ी सी पढ़नी होगी। तो यहां पर सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ये हमारा टॉपिक है, पार्टनरशिप होती क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या है? एसोसिएशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोला गया है। पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4, ये सेक्शन 4 को अच्छे से समझ लो। सेक्शन 4, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमारा पार्टनरशिप एक्ट क्या है? 1932। जैसे हमारा कंपनी एक्ट 2013 है, ऐसी पार्टनरशिप एक्ट हमारा 1932 है। पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप बेसिकली क्या है? एसोसिएशन ऑफ 2 and more पर्सन। 2 and more पर्सन का मतलब मिनिमम पार्टनर 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम पार्टनर, मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? मिनिमम पार्टनर 2 एंड मैक्सिमम पार्टनर 50। मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम पार्टनर हमारे पास 50 हो सकते हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर टू प्रॉफिट, मतलब क्या शेयर करेंगे भाई? पार्टनरशिप किस चीज के लिए कर रहे हैं? बिजनेस स्टडी के अंदर हमने पढ़ा था कि बिजनेस का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या? प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। कभी हमने सोचा है कि भाई मैं आज कहीं बिजनेस कर रहा हूं, मेरी एक शॉप है, दुकान है, और मैंने सुबह में मॉर्निंग में सोच के आया हूं कि सर मुझे 2000 का प्रॉफिट करना है,
और 12 बजे तक 2000 का प्रॉफिट हुआ और मैंने शटर डाउन किया और मैं घर चला गया। कभी ऐसा होता है? नेवर। क्योंकि हमारी हमेशा से इंटेंशन रहती है मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। तो यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, जो पार्टनर आपस में साझेदार सहमत है कि जो प्रॉफिट जो है वो एक एग्रीड, जो भी शेयरिंग रेशियो होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस सारे पार्टनर मिलकर कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, बाय ऑल, और ये जो और के आगे लिखा है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी हो सकता है कि 4-5 दोस्त हैं, मिलकर पार्टनर है, पार्टनरशिप उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, एक यूएसए में बैठा हुआ है, एक कनाडा में बैठा हुआ है, एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, एक इंडिया में बैठा हुआ है, तो वो सभी ने पार्टनरशिप कर लिया, बिजनेस उन्होंने हिंदुस्तान में स्टार्ट किया। बट यहां पर जो इंडिया के अंदर जो पार्टनर है, सपोज कीजिए ए, बी और सी एंड डी 4 पार्टनर्स हैं। जो ए जो है वो इंडिया के अंदर है, जो रेस्ट पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे बाहर है। तो उन्होंने क्या किया, सारी की सारी जिम्मेदारी किसको दे दी है? जो ए को दे दी है, जो इंडिया के अंदर है। सारा का सारा बिजनेस वही देखेगा, जो भी प्रॉफिट होगा चारों डिवाइड करेंगे, इन्वेस्टमेंट चारों की है, पर जो लुक आफ्टर करेगा वो कौन करेगा? बिजनेस को देख रेख कौन करेगा? ए करेगा। तो ये जो वर्ड यूज किया गया है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यदि कोई मिसकंडक्ट होता है तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कोई भी किसी भी तरीके की कोई लीगल लायबिलिटीज होती है तो इनके अंदर ये चारों का इन्वॉल्वमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि एक उन्होंने राइट दे दिया, क्योंकि एक को जो भी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो आपसी सहमति से दी है, ये आपस में सहमत है तभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये डेफिनेशन है, हम इसको एक दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं। वो दूसरी भाषा क्या है? व्हेन 2 और मोर पर्सन एंगेज हो रहे हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है उनका? प्रॉफिट मेकिंग है, सीधी सी बात है। इन एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो एग्रीड होगी, पहले से डिसाइडेड होगी। फॉर लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस जो है वो क्या होना चाहिए? अंडर द लॉ होना चाहिए, कोई इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। तो ये हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, सेक्शन 4 अच्छे से याद कर लीजिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर बना था, इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। ये पार्टनरशिप की आपकी डेफिनेशन है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आपको दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, जो भी हमने पढ़ा है वही फीचर्स के अंदर है। 2 एंड मोर पर्सन, कभी पार्टनर्स एक तो पार्टनर नहीं हो सकते, पार्टनरशिप हमेशा किसके बीच में होगी? 2 एंड मोर पर्सन के बीच में होगी, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति, बट मैक्सिमम पार्टनर कैन बी 50 से ज्यादा मैक्सिमम पार्टनर नहीं होंगे। मिनिमम पार्टनर आपके 2 होंगे, मैक्सिमम पार्टनर आपके 50 होंगे। एग्रीमेंट, उनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, डीड होनी चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, मतलब बिजनेस का जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए? चैरिटी तो नहीं हो सकती ना, दुनिया में चैरिटी के लिए तो बिजनेस आप नहीं करोगे। दुनिया में जो भी बिजनेस किए जाते हैं, जो बिजनेस किए जाते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव के साथ किए जाते हैं, ये बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिसाइड होनी चाहिए, किस रेशियो के अंदर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये पहले से हमें पता होना चाहिए। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस सभी साझेदार, सभी पार्टनर्स बिजनेस को कर सकते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट हो सकते हैं। एंड एनी ऑफ देम, कोई उनमें से एक जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से एक पार्टनर जो सभी के बिहाफ में काम कर रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, लाजमी है ये बात भी। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप का मतलब है कि वो मेन पर्सन भी हो सकते हैं और एजेंट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फीचर्स है पार्टनरशिप के। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम चलते हैं। पार्टनरशिप डीड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप डीड। देखिए, आप सभी को पता है कि पार्टनरशिप जनरली हम बहुत सुनते भी हैं, भले ही आप 11th क्लास में 12th क्लास में, बट ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जिसको पार्टनरशिप के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, हम स्कूल में भी कई बार ये वर्ड यूज कर लेते हैं कि यार तू तो मेरा पार्टनर है, हम पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, बट यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है पार्टनरशिप डीड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड होती क्या है? पार्टनरशिप डीड इज ए रिटर्न एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? क्या एग्रीमेंट है भाई? एक बात बताइए, पहले तो आप बिजनेस करने जा रहे हैं, तो बिजनेस जब हम करने के जा रहे हैं तो हमारे बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड होनी क्यों चाहिए? पहली बात बताइए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, भाई हम स्कूटर चला रहे हैं और हमने स्कूटर चला रहे हैं और बिना हेलमेट के पहन के हम उसको चला रहे हैं, तो क्या वो सेफ है? बताइए।
वो सेफ नहीं है। तो ऐसे ही है जब हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, सभी जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबकी अलग अलग सोच होती है, अलग माइंडसेट होता है सभी का। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्प्यूट होने के चांसेस भी रहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड होता क्या है बेसिकली, उन डिस्प्यूट्स जो वो कॉन्फ्लिक्ट्स है जिनकी वजह से डिस्टर्बेंस हो सकती है, उनको खत्म करने का एक तरीका होता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, हम उसको पढ़ रहे हैं। द पार्टनरशिप डीड इज ए रिटर्न एग्रीमेंट। क्या है ये, लिखित रूप से एक रिटर्न एग्रीमेंट है अमंग द पार्टनर्स विच कंटेन्स द टर्म्स। ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का आर्टिकल भी कहते हैं। जैसे जनरली आर्टिकल वर्ड यूज किया जाता है, जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, ये कंपनीज के लिए होता है। तो एक चार्टर होता है जिससे बियॉन्ड हम काम नहीं कर सकते। डीड क्या होती है, एक एग्रीमेंट होता है जिसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट है। इट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटर्न। भाई ये वर्बल भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। तो दोनों में से किसकी वैल्यू है बताइए मुझे। पार्टनरशिप डीड हमेशा किस में होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए। वर्बल का क्या फायदा है, आप सब मुझे एक बात बताइए कि वर्बल आज हमने कोई बैठ के कुछ चीज डिसाइड करी है, तो 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद जो मानवीय जो दिमाग होता है उसकी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। क्या किसी को पता रहेगा कि 2-3 महीने के बाद क्या होगा, क्या हमें चीजें याद रहेंगी जो आज हम डिसाइड कर रहे हैं, कभी भी नहीं। तो पार्टनरशिप हमेशा किस में होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए, लिखित रूप में होनी चाहिए, सो दैट कि कोई भी पार्टनर फ्यूचर के अंदर अपनी बात से पलटे नहीं, कोई मुकरे नहीं, ये भी हम कह सकते हैं। और ये हेल्दी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। जनरली हम हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जब पार्टनरशिप होती है तो होता क्या है, देखो पार्टनरशिप सड़क पे चलते हुए किसी व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती, आप सभी को पता है। पार्टनर्स होते कौन है, या तो अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आप में से काफी सारे बच्चे जब 12th को पास आउट कर लेंगे, आगे जब जाएंगे तो शायद 4-5 साल के बाद आपके कुछ अच्छे दोस्त होंगे, कुछ अच्छे मित्र होंगे, आप उनके साथ क्या कर रहे हो, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो। या कजन्स होंगे, ब्रदर्स होंगे, या फैमिली फ्रेंड्स होंगे। तो जो भी पार्टनर्स होते हैं वो जनरली कौन होते हैं, आपके जानकार होते हैं, नोन में होते हैं। ऐसा नहीं है कोई अननोन पर्सन है जिसका हमें पता नहीं है उसका पार्टनरशिप करके बैठे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो पार्टनरशिप में जब हम बिजनेस करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अलग अलग माइंड होते हैं सभी के, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यदि हमने डीड नहीं बनाई और कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो बिजनेस की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, बिजनेस वही खत्म हो जाएगा। तो जो भी आपने उसमें रिसोर्सेज डाले हैं, जो भी आपने उसमें एफर्ट्स डाले हैं, वो सारे के सारे आपके खत्म हो गए। हम जीरो पे पहुंच गए, बैक टू द जीरो। 2 साल के बाद हमने पार्टनरशिप रन करी, 2 साल के बाद झगड़े हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, और होता है हिंदुस्तान के अंदर 80-90% यही है। तो पार्टनरशिप को बार बार बोला जाता है कि नहीं पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना। घर में भी हम जनरली हमारे जो बड़े हैं वो बात करते हैं कि पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ रीजन वो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं। भाई पार्टनरशिप में बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात यह है कि हमने उसको किया बट सेफ गार्ड यूज नहीं करा। मतलब स्कूटर चलाना कोई बुरी बात है क्या, नेवर। स्कूटर चलाना, बाइक चलाना कोई बुरी बात है नहीं, बट यदि हम हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, सेफ्टी यूज नहीं कर रहे हैं तो बुरी बात है। तो पार्टनरशिप में बिजनेस कीजिए, पर पार्टनरशिप में बिजनेस यदि हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए रिटर्न के अंदर, सो दैट कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सेटल किया जा सके। यदि हमने पहले से ही जो सारे के सारे पॉइंट जिनसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, यदि हमने उनको ऑलरेडी पहले से डीड के अंदर डाल दिया तो फ्यूचर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। बराबर है ये बात। तो आप सबको समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप करना चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क क्या होता है, शेयर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि भाई हम कोई बिजनेस अकेले कर रहे हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। पार्टनरशिप में बिजनेस करने का तो रिस्क क्या होता है, डिवाइडेड होता है। भले प्रॉफिट भी आपको उसके अनुपात में मिलेगा, बट देखा जाए तो वो आपके लिए जो रिस्क के फैक्टर से यदि हम देखते हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहता है। और समटाइम कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसको करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, तो अकेला आदमी इतनी पूंजी नहीं डाल सकता, तो उसको उसके लिए क्या चाहिए होते हैं, पार्टनर चाहिए होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि भाई पार्टनरशिप में कीजिए, बिजनेस करना चाहिए, अच्छी बात है, पर प्रॉपर सेफ गार्ड। जैसे स्कूटर चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है, ऐसे पार्टनरशिप करने के लिए आपका रिटर्न एग्रीमेंट होना अति आवश्यक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पार्टनरशिप के बारे में समझ में आ गया होगा। क्या हमारे प्री बायस्ड माइंड है कि पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। उसका रीजन क्या है, 90% उसका रीजन जो है वो है एग्रीमेंट का ना होना, लिखित रूप में डीड का ना होना। तो पार्टनरशिप डीड एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट है, पार्टनरशिप डीड डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। क्या कंटेन करता है भैया, सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन।
मतलब जो भी चीजें जिनसे भी डिस्प्यूट हो सकता है फ्यूचर में, झगड़े हो सकते हैं पार्टनर्स के बीच में, उन सभी को पहले से ही आप क्या कर दो, एड्रेस कर दो, पहले से ही उनका निदान कर दो, सो दैट कि फ्यूचर के अंदर झगड़े ना हो और आपका पार्टनरशिप बिजनेस बिना किसी डिस्टरबेंस से चलता रहे। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी कि पार्टनरशिप डीड कितनी इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप के लिए। ये वैसे इंपॉर्टेंट है जब हम कोई स्कूटर और बाइक चलाते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम हेलमेट लगाएं, सो दैट कि हम सेफ रहें। आई थिंक मुझे लगता है कि बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। हम आगे चलते हैं। अब क्या हो कि भाई पार्टनर्स जो हैं बड़े ही ऐसे हैं कि बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, मतलब इतना ट्रस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि हम तो भाइयों की तरह हैं। तो सबसे पहले हम उस पर जाने से पहले पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पहले उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पार्टनरशिप डीड जो है उसमें कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो जनरली जिनकी वजह से झगड़े हो सकते हैं। तो उन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स हैं मैं जो बताने जा रहा हूं यहाँ पर। तो एक तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म्स एज वेल एज पार्टनर, उनका जो भी एड्रेस है, जो भी उनका नेम है वो होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, फर्म का हो गया ये ऊपर वाला, ये पार्टनर्स का हो गया। नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, नेचर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग से हो, सर्विस सेक्टर में हो, वो आपको डिफाइन करना है। फिर उसके बाद ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 2 साल की रहेगी, 5 साल की रहेगी, 10 साल की रहेगी या नहीं रहेगी, वो भी आपको बताना होगा। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, मेन चीज यहां से शुरू होती है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स का, जो भी पार्टनर्स हैं, सपोज कीजिए कि 2 पार्टनर है, ए और बी। अच्छे से समझने के लिए मान लेते हैं ए एंड बी, ये 2 पार्टनर है, इनकी कैपिटल कितनी कितनी है वो डिफाइन होनी चाहिए। ए ने 1 लाख लगाया, बी ने 50,000 लगाया, तो ये लिखित रूप में डिफाइन होना चाहिए, सो दैट कि फ्यूचर के अंदर इस बात को लेकर इनके बीच में झगड़ा ना हो। अब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, भाई यदि कैपिटल दी है तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस रेट से मिलेगा, ये यहाँ पर डिफाइन होना चाहिए कि पार्टनर्स को किस रेट से इंटरेस्ट देना है, 6% देना है, 5% देना है या नहीं देना है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसका मतलब क्या है, ड्राइंग्स क्या होती है, जब आप पर्सनल यूज के लिए क्या करते हो, पैसा विड्रॉ करते हो, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। जब भी आप पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हो तो वो क्या होती है, ड्राइंग्स। तो किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स को विड्रॉ किया है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, होगा तो किस रेट से होगा वो भी आपको डिफाइन करना है। यहाँ पर 5% होगा, 10% होगा, क्लियर होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफाइन होनी चाहिए। अब ए की कैपिटल 1 लाख है, बी की कैपिटल 50,000 है, तो इनको अपनी कैपिटल के हिसाब से जो भी इनको सही लगता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिसाइड करना है कि भविष्य में होने वाले जो भी प्रॉफिट है वो ये किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेंगे, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा है, पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा है, ये पार्टनर है, पार्टनर, और ये बिजनेस है, और पार्टनर ने बिजनेस को क्या दे रखा है, एक लोन दे रखा है, तो उस लोन के ऊपर बिजनेस से उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो डिफाइन होना चाहिए। उसका रेट क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो उसका परसेंटेज जो भी है वो गिवन होना चाहिए, बताना चाहिए। नेक्स्ट है पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। किसी पार्टनर ने बिजनेस को सैलरी, कोई भी पार्टनर बिजनेस में वर्किंग है तो उसको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, क्वार्टरली मिलेगी, मंथली मिलेगी, किस अमाउंट के साथ मिलेगी वो क्लियर होना चाहिए। कमीशन मिलेगा तो ये पता होना चाहिए कि कितना कमीशन उसको देना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो भी हम कवर कर रहे हैं। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट्स। भाई जब भी कभी आपको गुडविल को फाइंड आउट करना पड़ेगा, गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसमें कौन कौन से मेथड है, जैसा कि आपको पता है, जैसे आप आगे पढ़ोगे, अभी बताना तो ठीक नहीं रहेगा, बट मैं बता देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिनकी हेल्प से आप बिजनेस की एक्यूरेटली गुडविल को फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें मेथड कौन से होंगे, कौन से मेथड आपको यूज करने हैं। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म क्या होगा, जनरली आपको पता है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म जो है वो जनरली आपको पता है फाइनेंशियल ईयर होगा या कैलेंडर ईयर होगा। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। वो आपको डिसाइड करना है कि क्या आप रखना चाहते हो। जो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ठीक है, हाउ डिस्प्यूट्स विल बी सेटल, मतलब पहले तो उनके राइट्स और ड्यूटीज होने चाहिए ऑफ पार्टनर्स, एंड हाउ डिस्प्यूट्स विल सेटल। यदि इसके बावजूद भी उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उनको वो कैसे सेटल करेंगे। डिसीजन टेकन इफ सम पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। यदि इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे। जनरली तो इंसॉल्वेंट के केस में डिसोल्यूशन होता है, पर आगे जाके आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाएगा गार्नर-विस्मरे रूल क्या होता है, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर। तो उसमें हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट किसके नाम से, फर्म के नाम से होगा, वेयर इट विल बी इन द नेम ऑफ द फर्म और पार्टनर।
ये क्लियर होना चाहिए। फर्म के नाम पे होगा क्योंकि फर्म क्या है, एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, या पार्टनर के नाम पे होगा, या पार्टनर्स के नाम पे होगा, या एक पार्टनर के नाम पे हो सकता है कि हम मान के चलते हैं कि एक ही पार्टनर जो हिंदुस्तान में है, बाकी 3 पार्टनर विदेश में है, तो सारी की सारी अथॉरिटी वहां से चेक साइन करने के लिए तो यहाँ नहीं आएंगे, तो सारी की सारी पावर ऑफ अटॉर्नी जो पावर्स है वो उनको उस पार्टनर को देनी पड़ेगी जो यहाँ पर उनके बिहाफ में काम कर रहा है, देख रेख कर रहा है, केयर टेकर है। रूल्स टू बी फॉलो इन केस ऑफ एडमिशन। आप किसी नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो तो उसकी सेटलमेंट कैसे होगी, रिटायरमेंट के टाइम पे और डेथ के टाइम पे सेटलमेंट क्या होगी। भाई एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या मेथड यूज करने होंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे, रिटायरमेंट और डेथ के केस के अंदर क्या प्रोसीजर्स होंगे वो हमें देखना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इफ एनी टू बी डन। मतलब ये ध्यान रखिए कि रीवैल्यूएशन वर्ड, ये जो वर्ड है ये हमेशा एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के केस में किया जाता है। हमें अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूट करना होता है। आगे के चैप्टर्स में आपको समझने में आएगा। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, क्या मेथड आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि समटाइम वी हैव मोर देन वन मेथड, तो कौन से मेथड हम यूज करेंगे वो हमें क्लियरली बताना है। ऑडिटिंग कैसे होगी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप कब शुरू हो रही है, ये इतना इंपॉर्टेंट लेसन इंपॉर्टेंट है। मेन पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए जिनकी वजह से झगड़े हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन पॉइंट्स के अलावा भी कोई भी ऐसा पॉइंट है आपको ये लगता है कि उससे झगड़ा हो सकता है पार्टनर्स के बीच में, उसको भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, सो दैट कि फ्यूचर के अंदर किसी भी तरीके का झगड़ा ना हो और पार्टनरशिप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना किसी संकट के आगे चलती रहे। क्योंकि मैंने बताया ना, आपने रिसोर्सेज डाले, पैसा डाला, सब डाला, मेहनत करी, 2 साल के बाद 3 साल के बाद पता चल रहा है कि डीड नहीं थी, पार्टनरशिप को आपको बंद करना पड़ेगा। झगड़े हो गए, डिस्प्यूट्स हो गए, डिसएग्रीमेंट्स हो गए, तो उन चीजों से बचने के लिए हमें पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए, वो मस्ट है। और डीड के अंदर कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी मैंने स्लाइड के अंदर आप सभी को दिखाए ये होने चाहिए। बाकी आप अपनी जो भी रेफरेंस बुक है आपके पास, टीएस ग्रेवाल है, डीके गोयल है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो भी आपके जो टीचर्स हैं स्कूल्स में आपको लगाई गई है, आप उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनके अंदर भी ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप के डीड के बेनिफिट्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया था। ये इट रेगुलेट्स द राइट, भाई वो वर्बल मैंने बता दिया था, पर यहाँ पर भी फिर दोबारा से डिफाइन किया गया। इट रेगुलेट द राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। मतलब पहले से बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया जाएगा कि भाई हमारे राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, सो दैट कि हम किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में जाके इंटरफेयर ना करें। यदि हमने किसी पार्टनर को कुछ राइट्स दिए हैं, ड्यूटीज दी हैं, तो एक दूसरा पार्टनर उसकी ड्यूटीज के अंदर जाके इंटरफेयर ना करे, वो बिल्कुल क्लियर होता है, लीड के अंदर सब बता रखा होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि पार्टनरशिप में झगड़ा ना हो। भाई तो हमें झगड़े नहीं करने, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने, तो इसका मकसद क्या है, तो यहां पर लिखा हुआ है इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर। इस लाइन में ही सब कुछ कवर हो गया है। मिसअंडरस्टैंडिंग, दुनिया में जितनी भी ज्यादा चीजें होती है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती हैं, तो उनको सेटल, यदि क्योंकि आप भी देखते हो दोस्तों के बीच में भी, आप सब स्कूलों में स्कूलिंग में रहे हो, आप एक अंतिम पड़ाव पे आ गए हो 12th क्लास के अंदर, बचपन से लेकर जब आप पढ़ते हो तो देखा है दोस्तों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हम समझ ही नहीं पाते। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को रखने के लिए ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए कि पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन लेड डाउन बिफोर एंड इन द डीड। बिफोर हैंड इन द डीड का मतलब यह है कि डीड के अंदर हमने वो सारी की सारी चीजें डाल दी जिनकी वजह से झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। तो जब आपने भाई सारे पॉइंट्स उसमें डाल दिए हैं तो फिर झगड़ा किस बात का है, मिसअंडरस्टैंडिंग किस बात की है, क्लियरिटी है ना, ट्रांसपेरेंसी है। जब ट्रांसपेरेंसी हो गई है, जब क्लियरिटी हो गई है, जब पता है कि हमें करना क्या है, तो फिर झगड़ा किस बात का है। और एग्री भी है, ये इन जो भी डीड बनती है उनपे सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर होते हैं, सभी की सहमति होती है, तभी वो इंप्लीमेंट होती है। आपसी सहमति के साथ ही वो सारे के सारे पॉइंट्स उसमें डाले जाते हैं। तो पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पार्टनरशिप डीड का होना अति आवश्यक है, यदि आपको बिजनेस को बिना किसी इंटरप्शन के आगे लेके जाना है। देखो, एनी डिस्प्यूट अमंग्स द पार्टनर, नेक्स्ट पॉइंट है, मे बी सेटल इजिली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडी रेफर टू। भाई कोई भी झगड़ा होगा तो हम पार्टनरशिप डीड में देखेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है पार्टनर्स को, लिखा हुआ है, और एक पार्टनर आके कहता है कि नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे 10% चाहिए, तो वो सही है गलत है, बताओ जल्दी से। एब्सोल्युटली वो गलत है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में मेंशन क्या है, 6% है, और वो क्लेम कितने के लिए कर रहा है, 10% के लिए। तो डीड दिखाएंगे ना उसको, ये किसने बनाई है,
रिटर्न में है ना हमारे पास, तो उसका क्लेम क्या है यहाँ पर, फॉल्स है। तो ये डीड की इंपॉर्टेंस है जो हमें ध्यान रखनी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है भाई, यदि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, पार्टनर है, हमें लगता है कि भाई हम तो जिगरी यार हैं, हम तो बहुत अच्छे भाई हैं, और होते भी हैं हम सब, क्योंकि ये सब चीजें हमें वैल्यूज मिली हैं। ये तो अच्छे दोस्त होते हैं जो बिल्कुल एक साथ, जिसको बोलते हैं भाइयों की तरह प्यार होता है, भाइयों के बीच में प्यार होता है। तो अब कई बार हम क्या करते हैं कि पार्टनरशिप डीड हमारे बीच में होती नहीं है, हम गुड फेथ पे करते हैं। किस पे करते हैं, गुड फेथ, जिसको बोलते हैं जुबान की वैल्यू है भाई, हिंदुस्तान में यूज किया जाता है ना। सरपंच होते हैं गांव के अंदर, इलेक्शन होते हैं, सरपंच की जुबान की वैल्यू होती है। आज तो ये कोर्ट हो गए, न्यायालय हो गए, जहां पर आप मुकदमे लड़े जाते हैं। पहले के टाइम में सारी चीजें गांव के सरपंच ही करा करते थे, उसकी अथॉरिटी होती थी, उसकी जुबान की वैल्यू होती थी, तो गुड फेथ बोला जाता था उसको, गुड फेथ पे चीजों को डील करना। तो पार्टनरशिप डीड यदि एब्सेंस है, मतलब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। एब्सेंस का मतलब साइलेंट है, साइलेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब डीड है ही नहीं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, साधारण सी भाषा है, आम आदमी की भाषा के अंदर डीड है ही नहीं हमारे बीच में, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं या भाई हैं वो इतने अच्छे दोस्त हैं, इतना अच्छा है कि हमें लगता ही नहीं, गुड फेथ है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर वहां पर किन कौन से प्रोविजंस है जो यूज किए जाते हैं, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैं एक बार इनको डिफाइन करता हूं। देखो भाई, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप सब मुझे कमेंट कर सकते हैं। रूल्स एप्लीकेबल, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। डीड नहीं है तो उस केस में रूल्स क्या होंगे। पहला रूल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो इक्वल होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इक्वल, इसको मार्क कर लो अच्छे से, इक्वल। अब एक पार्टनर की 1 करोड़ कैपिटल है, ए की, बी की कैपिटल जो है वो 10 लाख है, ए की कैपिटल 1 करोड़ है, बी की 10 लाख है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी, 1:1 होगी, चाहे कैपिटल चाहे किसकी कितनी भी हो। तो ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा क्या रहेगी, 1:1 रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पार्टनर की कैपिटल 1 करोड़ है, एक की 1 लाख है, पर जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वल होगा। यदि इक्वल नहीं चाहते तो फिर डीड बनाओ भाई, इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है, जब डीड है ही नहीं, तो उस केस के अंदर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। कोई भी पार्टनर आके क्लेम करने लग जाए, रोने लग जाए आके कि भाई मुझे इंटरेस्ट दो, पर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐसे सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स विड्रॉ की है तो फर्म के पास कोई राइट नहीं है उसे इंटरेस्ट चार्ज करने का। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर से फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती है, इस बात को ध्यान रखिए आप। फोर्थ पॉइंट है सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन उसके लिए भी है नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। कोई भी पार्टनर वर्किंग है उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल एकदम क्लियर है। यदि सैलरी चाहिए कमीशन चाहिए तो भैया डीड बनाओ पहले, यदि डीड नहीं है तो कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आगे बहुत ज्यादा यूज होता है, फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। भाई किसी पार्टनर ने यदि लोन दे रखा है बिजनेस को अपार्ट फ्रॉम देयर कैपिटल, कैपिटल के अलावा उसने लोन दे दिया फर्म को 10 लाख का, तो उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6%, इसको रट लो दिमाग के अंदर। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो 6% होता है। ना वो ज्यादा मांग सकता है, ना उसे कंपनी ना उसे फर्म कम दे सकती है। तो यदि उसने लोन दे रखा है 10 लाख का, तो 6% कितना हो गया, 60,000 हो गया, वो इंटरेस्ट उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारे पास प्रोविजंस होते हैं जो पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है, और ये हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर गिवन है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ये गिवन है कि यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ये प्रोविजन हमें यूज करने होंगे। सबको समझ में आएगी बात। तो आगे आज हमने काफी कुछ कर लिया है इस क्लास के अंदर, तो उम्मीद करता हूं कि आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। तो इसके अंदर एक लास्ट पार्ट है जो हम करने जा रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थ्योरी होती है, स्टार्टिंग के अंदर हमें थ्योरी करनी होती है।
तो थ्योरी का पार्ट है, क्योंकि देखो आगे के सारे चैप्टर प्रैक्टिकल्स हैं, आगे का जो भी काम करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे, बट एक बेसिक थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना थ्योरी के हम आगे नहीं जा सकते, हमें उस चैप्टर को पहले समझना पड़ेगा, हमें पता चलना चाहिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो यदि हमें कहीं घूमने के लिए जाना है, मुझे जयपुर घूमने के लिए जाना है, तो मुझे जयपुर में कहाँ कहाँ जाना है घूमने के लिए मुझे ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए। तो यदि मैंने चैप्टर शुरू कर दिया है तो मुझे पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सो दैट कि वो आगे के जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करूं करने के लिए तो वहां पर वो प्रॉब्लम्स ना आए। तो एक पार्टनरशिप यहां पर होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LLP। ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP is a business structure that combines the benefit of a company। मतलब कंपनी का कुछ बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है कंपनी के अंदर जो लायबिलिटीज होती है वो हमेशा लिमिटेड होती है। एंड पार्टनरशिप ऑफरिंग पार्टनर्स लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस एंड द फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट while being governed by the लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये 2008 के अंदर मेंशन है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी बनाई जा सकती है, जिसके अंदर पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होती है वो क्या होती है, एक लिमिटेड होती है। वैसे तो जनरली सोल ट्रेडर के अंदर पार्टनरशिप के अंदर जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब यदि आप इंसॉल्वेंट हो गए तो आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी सेल कर देंगे, हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है। एक कंपनी ऐसी होती है जहां पर लायबिलिटीज क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो ये पार्टनरशिप के अंदर फीचर किसका है, कंपनी का फीचर्स है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर। बट ये एक कुछ केसेस के अंदर यूज होती है, सब केसेस के अंदर यूज नहीं होती है, बट ये थ्योरी के अंदर है तो हमें समझना हमारे लिए आवश्यक है इस चीज को। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने पूरा पढ़ा है। तो आज मैं एक बार रिकैप करा रहा हूं, हमने क्या पढ़ा है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है वो हमने डिस्कस किया है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किए इस क्लास के अंदर। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं, और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में कौन कौन से प्रोविजन हम यूज करते हैं, एंड फाइनली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो आई होप, मुझे लगता है कि आज ये आपको ये पार्टनरशिप का फंडामेंटल का जो बेसिक पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा। किसी को भी कोई डाउट होती है, किसी को भी कोई लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा उत्साह मिले इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। काफी एनर्जी लगती है इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी हम सेशन ले रहे हैं वो आप अच्छे से करो। आपका जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर 12वीं का जो सफर है उसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर रहे, और एक नई ऊंचाइयों को आप छुओ। बाकी मनीष सर आपकी जर्नी में आपके साथ रहेंगे। कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो मनीष सर आपके लिए हाजिर है। यदि आप बहुत एक अच्छे मन से आप प्रयास कर रहे हैं तो मनीष सर आपके लिए हैं। तो अकाउंट्स एक ऐसी चीज है कि यदि आपने उसको लगाम लगा ली, एक घोड़ा है जो थोड़ा पागल है, पर यदि आपने उसको लगाम खींच ली, एफर्ट्स डाल दिए, तो ये टॉपिक ऐसा है, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप इसमें परेशान नहीं होंगे। हमारी दिक्कत है कि हमारी कंसिस्टेंसी नहीं होती है, रेगुलरिटी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। तो अकाउंट्स की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारी रेगुलरिटी का ना होना। तो जो भी हम एफर्ट्स डालते हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, हमारे लगातार होने चाहिए। भले थोड़ा पढ़ो कोई बात नहीं, यदि आपका मन कर रहा है कि मुझे आधा घंटा अकाउंट्स पढ़ना है तो आधा घंटा पढ़ो, बट वो आधा घंटा कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। मैं किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहता आप 3 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, वो धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। पर अब कोई एवरेज है, बिलो द एवरेज बच्चा है, वो कहता है सर मेरा तो बैठने का मन नहीं है, मैं तो 20 मिनट पढ़ सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ आप 20 मिनट छोड़ो, 15 मिनट पढ़ सकते हो तो आप 15 मिनट ही बैठिए, शुरुआत कीजिए। रेगुलरिटी, ये 15-15 मिनट पूरे 30 दिन के अंदर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा आप कितने घंटे पढ़े हो। जीवन में सफलताएं हमेशा सिंपल चीजों से मिलती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, नहीं ऐसे करो वैसे करो, एक टांग पे खड़े होकर पढ़ने लग जाओ तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लाइफ के अंदर सभी चीजों का समाधान सिंपल चीजों में रखा हुआ है। तो चीजें जितनी आप सिंपल रखोगे उतनी आप सफलताओं की तरफ बढ़ोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, हाउ टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर में आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है। आप नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी आने वाली है, वेट कीजिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।